Hi everyone. Now in this session we are going to discuss about physics and we will discuss some more concepts related to chapter 2, that is work, power and energy. Work, power and energy. This was the name of our chapter. In this chapter we have already discussed about work. वर्क के बारे में बता चुके थे, डिफिनीशन बता दिया था. वर्क का फॉर्मूला है वर्क इज इक्वल टू एफ वेक्टर इंटू एस वेक्टर और डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ये भी बता दिए थे. और यहां से 3 केस आ रहे थे. एक केस था मैक्सिमम वर्क का. ये कब होता है? जब थीटा का वैल्यू होता है 0 डिग्री, और इस केस में W इज इक्वल टू हो जाता है एफ एस. ठीक है. मिनिमम वर्क जब थीटा का वैल्यू कितना होता है 90 डिग्री और W इज इक्वल टू हो जाता है 0. ये पिछले क्लास में मैंने सब डिस्कस किया था, बस मैं रिकैप कर रहा हूं. एक और केस होता है मिनिमम वर्क का जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है. इस केस में भी W का वैल्यू हो जाता है 0. और नेगेटिव वर्क तीसरा केस था. नेगेटिव वर्क कब होता है? जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होता है. मींस द डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. इन दिस केस वी हैव W इज इक्वल टू माइनस एफ एस. ठीक है. यहां मैंने कुली का एग्जांपल भी बताया था. मैंने ए स्टूडेंट कैरिंग ए स्कूल बैग, इसका भी एग्जांपल मैंने बताया था. और इसकी यूनिट की बात की गई थी, यूनिट ऑफ वर्क. 2 सिस्टम बताया गया था. सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट होता है अर्ग, और एमकेएस सिस्टम या एसआई सिस्टम कहिए, उसमें इसका यूनिट होता है जूल. 1 अर्ग इक्वल टू क्या होता है? 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. और 1 जूल इक्वल टू क्या होता है? 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. और रिलेशनशिप क्या था? 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग. ठीक है. ये सब बात मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था. आज जो हम लोग बात करेंगे, इससे आगे वर्क से थोड़ी बहुत छोटी मोटी कॉन्सेप्ट जो बच गई थी वो बात करेंगे, और उसके आगे एक टॉपिक यानी पावर पे बात करेंगे. ठीक है. ओके. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द यूनिट्स ऑफ वर्क इन सीजीएस सिस्टम एंड एसआई सिस्टम. तो एक छोटा सा डिफिनीशन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 जूल वर्क. 1 जूल वर्क, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है. तो पहले वर्क का फॉर्मूला देखिए. वर्क इक्वल टू क्या होता है? F इंटू एस. ठीक है. अगर कॉस थीटा की वैल्यू जो है कॉस 0 डिग्री हम लोग ले लें तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा. ठीक है. जो हमारे यूनिट को समझने में आसान होगा हमारे लिए. तो W इक्वल टू एफ इंटू एस होता है. अगर इफ F इज इक्वल टू 1 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 1 मीटर है, तो इन दिस केस W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, एंड इट विल गिव W इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर. और इसी को हम लोग कहते हैं 1 जूल. मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन है, फोर्स 1 न्यूटन है, और ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहा है 1 मीटर का, तो जो वर्क डन होगा वो कितना होगा? 1 जूल होगा. ठीक है. यानी सिंपली हम लोग डिफाइन कर दें, व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन प्रोड्यूसेस ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर in its own direction, ठीक है, then the work done is 1 जूल. ठीक है. मतलब अगर कोई फोर्स है, कोई बॉडी पर एक फोर्स काम कर रहा है 1 न्यूटन का, और इसकी वजह से बॉडी जो है 1 मीटर डिस्प्लेस हो गई, तो फोर्स अगर 1 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है, तो जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 जूल. ठीक है. इसी तरह से एक चीज और पूछा जाता है, व्हाट इज 1 अर्ग वर्क. तो सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है. अर्ग आपका क्या है? सीजीएस यूनिट है. व्हाट इज 1 अर्ग वर्क कहेगा तो आपको यहां सीजीएस यूनिट में रख देना है. व्हेन फोर्स इज 1 डाइन एंड डिस्प्लेसमेंट इज 1 सेंटीमीटर.
then we will have work equal to 1 dyne into 1 centimeter, that is 1 dyne centimeter, and this is called 1 arc. मतलब सेम वैसे डिफाइन करना है, when a force of 1 dyne produces a displacement of 1 centimeter in its own direction, then the work done is called 1 arc. ठीक है, तो ठीक वैसा ही कॉन्सेप्ट है, ये 1 मार्क हाफ मार्क के क्वेश्चन में ऐसे पूछ दिए जाते हैं. ठीक है, या फिर 1 जूल इक्वल टू ऐसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, 1 जूल इक्वल टू डैश न्यूटन मीटर, तो आंसर क्या होगा 1. 1 आर्ग इज इक्वल टू डैश डाइन सेंटीमीटर, कितना होगा 1. यानी when a force of 1 Newton produces a displacement of 1 meter in a body, then the work done is called 1 joule. Similarly, if a force of 1 dyne produces a displacement of 1 centimeter in a body, then the work done is called 1 arc. ठीक है ना. चलिए, कुछ बिगर यूनिट्स भी होते हैं जो जहां पर ज्यादा वर्क डन होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे 1 जूल है, या ऐसे कहें 1 किलो जूल. 1 किलो जूल इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 3 जूल. ठीक है, 10 टू द पावर 3 जूल हो जाएगा. उसी तरह से 1 मेगा जूल क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 6 जूल. 1 गीगा जूल क्या हो जाएगा 10 पावर 9 जूल. ठीक है ना, इस तरह से इनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पावर पे. एक बात और बता दूं, वर्क क्या है, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी. ये छोटा सा चीज याद रखिएगा, स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इट हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन. ठीक है ना, ऑल्दो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर क्वांटिटी, बट द स्केलर प्रोडक्ट, चूंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के यहाँ स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है, इसीलिए वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है. तो वर्क के बारे में हमने सब कुछ जान लिया. आगे जब न्यूमेरिकल्स हम बताएंगे तो वर्क, पावर, एनर्जी तीनों से रिलेटेड न्यूमेरिकल एक साथ पूछा जाता है, तो तीनों टॉपिक कवर करने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स जानेंगे. नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज पावर. पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं. मैंने बार बार कहा है आपसे कि 3 स्टेप हम फॉलो करते हैं फिजिक्स में, डिफिनीशन, इक्वेशन एंड यूनिट. वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, doing work is called power. ठीक है, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क. और रेट किसी भी चीज का निकालना होता है तो उस चीज को हम लोग टाइम से डिवाइड कर देते हैं. तो यहां पर पावर क्या कहा गया, इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क. तो वर्क के करने की जो रेट है, मतलब पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा W अपॉन T. दिस इज सिंपल फॉर्मूला ऑफ पावर. पावर इक्वल टू W बाई टी. अच्छा, तो ये हमारा डिफिनीशन हो गया, ये इसका इक्वेशन हो गया, और इसका यूनिट देख लीजिए, यूनिट ऑफ पावर. पावर का यूनिट क्या होगा, पावर का यूनिट हो जाएगा, जैसे हम लोग वर्क को 2 सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट यूज कर रहे थे, ठीक वैसे इसके लिए भी करेंगे. तो पहले हम लोग बात करेंगे सीजीएस यूनिट. सीजीएस यूनिट ऑफ पावर क्या होगा, तो पावर इक्वल टू क्या है W अपॉन टी है. यूनिट ऑफ W क्या होता है, सीजीएस यूनिट में अर्ग होता है, और टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड होता है. तो पावर का यूनिट क्या हो जाएगा अर्ग, यूनिट ऑफ पावर इक्वल टू अर्ग पर सेकेंड. दिस इज द यूनिट ऑफ पावर इन सीजीएस सिस्टम. ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें एसआई सिस्टम की, ठीक है, एसआई सिस्टम की बात करें, एसआई सिस्टम ठीक वैसे ही हम लोग निकालेंगे. पावर इज इक्वल टू होता है W बाई टी. अब एसआई सिस्टम में वर्क का यूनिट क्या होता है जूल होता है, और टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड होता है. तो यूनिट ऑफ पावर क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ पावर इक्वल टू हो जाएगा जूल पर सेकेंड, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं वाट कहते हैं. ठीक है, क्लियर हुआ. द डिफिनेशन ऑफ पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर. पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, इक्वेशन क्या हो गया, पावर इक्वल टू W बाई टी. अब यूनिट ऑफ पावर, तो सीजीएस सिस्टम में पावर का यूनिट निकालने के लिए वर्क का यूनिट और टाइम का यूनिट हम लोग पता करेंगे. तो वर्क का यूनिट सीजीएस सिस्टम में क्या होता है अर्ग.
और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड, तो पावर का यूनिट हो जाएगा अर्ग पर सेकेंड। ठीक है, एसआई सिस्टम में वर्क का यूनिट जूल होता है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो फिर उसी तरीके से यहाँ निकालेंगे तो यूनिट ऑफ पावर क्या हो जाएगा, जूल पर सेकंड, और इसी को कहते हैं वाट। ठीक है, अच्छा और थोड़ा सा डिटेल आप जाने तो अर्ग के बारे में अभी मैंने बता दिया था आपको कि 1 अर्ग इक्वल टू क्या होता है, 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप अर्ग की जगह अगर ये लिखेंगे ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर सेकेंड है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू ये वाला सेकेंड है 1/सेकेंड, तो क्या हो जाएगा ये, यहां लिख दे रहा हूं ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड क्यूब, ये आपका वैल्यू हो गया सिंप्लीफाइड फॉर्म में अर्ग में। और इसी तरह से जूल को क्या लिखते हैं, जूल को हम लोग लिखते हैं 1 जूल इक्वल टू होता है 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पिछले क्लास में भी मैंने बताया, रिकैप करते समय भी मैंने बताया। तो यहां पर आप रख दीजिएगा, तो डिनोमिनेटर में 1 सेकेंड पहले से है तो ये क्यूब हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर पर, देखो सेकेंड स्क्वायर पहले से था, 1 सेकेंड और है, तो क्या हो जाएगा सेकेंड क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये हो गया। ठीक है, ये 2 यूनिट हो गए। एक और यूनिट है, एक और यूनिट क्या है, हॉर्स पावर है। ठीक है, और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये आप जान लीजिए, जब बिगर यूनिट है 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वॉट, या कभी कभी अप्रॉक्स में लिखा रहता है 750 वॉट। ठीक है, ये आपका काम है, इसको थोड़ा सा इंटरनेट पे सर्च करिएगा व्हाट इज हॉर्स पावर, उसके बाद नहीं पता होगा तो मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगा इसको। ठीक है ना, थोड़ा सा आप भी वर्क करेंगे तो उससे आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा चैप्टर में। तो 3 यूनिट मैंने बताया, एक सीजीएस यूनिट अर्ग पर सेकेंड, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। ठीक है, दूसरा एसआई सिस्टम जिसमें आएगा जूल पर सेकेंड, जिसको वाट कहते हैं, या फिर और सिंप्लीफाइड फॉर्म में कहें केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। और एक है हॉर्स पावर, एंड 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वॉट। अप्रॉक्स में बात करेंगे तो 750 वॉट। ठीक है, चलिए अब एक और चीज हम लोग डिफाइन कर लें, जैसे अभी 1 जूल को मैंने डिफाइन किया, 1 अर्ग को डिफाइन किया, वैसे ही 1 वॉट को कैसे डिफाइन करेंगे, हाउ कैन वी डिफाइन 1 वॉट। तो 1 वॉट को डिफाइन कैसे करेंगे, फिर देखिए फॉर्मूला देखिए, पावर इक्वल टू क्या होता है W/T। अगर इफ वर्क इज इक्वल टू है 1 जूल, क्योंकि वॉट आपका कैसा यूनिट है, एसआई यूनिट है, तो सारा एसआई यूनिट लेके चलना होगा, तो वर्क इज इक्वल टू 1 जूल है और टाइम कितना लग रहा है 1 सेकेंड लग रहा है, तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1 जूल पर सेकेंड, और इसी को कहेंगे 1 वॉट। मतलब डिफिनीशन क्या हो गया, व्हेन 1 जूल वर्क इज डन in 1 second, then the power produced or generated is 1 watt। ठीक है, अगर 1 जूल वर्क 1 सेकेंड में होगा तो जो पावर जनरेट हो रहा है मशीन से, या खुद हम जनरेट कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसी को हम लोग कहेंगे 1 वॉट पावर। ठीक है, फिजिक्स में एक यूजुअल ट्रेंड है कि 1 करके यूनिट पूछ दिया जाता है, जैसे 1 जूल, हाउ विल यू डिफाइन 1 जूल, 1 अर्ग, 1 वाट, तो जूल अर्ग आपके वर्क के यूनिट है, तो वर्क के फॉर्मूला से उसको डिफाइन करेंगे। वाट जो है पावर का यूनिट है, तो फॉर्मूला लिखिए पावर का, और जो क्वांटिटी है सब अगर यूनिट होंगे तो उसका रिजल्ट भी यूनिट होगा। ठीक है, यानी वर्क अगर 1 जूल है, टाइम भी 1 सेकेंड है, तो जो पावर होगा वो 1 वाट होगा। तो उसी फॉर्म में इसको डिफाइन किया गया है, when 1 joule work is done in 1 second, then the power produced or generated is called 1 watt। ठीक है, जैसे आपके एलईडी बल्ब घर में लगा होगा, मान लीजिए उस पर लिखा होगा 7 वाट, तो उसका क्या मतलब होगा कि वो 7 जूल वर्क कर रहा है 1 सेकेंड में। ठीक है ना, कि वो उसका पावर लिखा है एलईडी बल्ब का 7 वाट, तो क्या मतलब होगा कि वर्क जो है 7 जूल है और टाइम कितना लग रहा है 1 सेकेंड, तो क्या आ जाएगा 7/1 इक्वल टू 7 वॉट। ठीक है ना, यानी इफ एलईडी बल्ब is marked with 7 watt, it means that it converts 7 joule
इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी इन 1 सेकेंड. उसका वर्क वही ना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करना, उसका वर्क हो गया. तो इट डज 7 जूल वर्क इन 1 सेकेंड. सो इट्स पावर इज 7 वॉट. ठीक है, चलिए अब एक और फॉर्म देखते हैं पावर का, क्योंकि हम लोग पहले से जान रहे हैं वर्क का फॉर्मूला, इससे पहले मैं बता चुका हूं, तो इसलिए हम लोग उसको भी निकाल सकते हैं. पावर इक्वल टू मैंने लिखा W अपॉन टी. ऑल्सो W इक्वल टू क्या होता है, F वेक्टर डॉट S वेक्टर. ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो लगाया जाता है, पहले भी हमने बताया था. तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, F वेक्टर इंटू S वेक्टर अपॉन टी, या इसी को लिख दे पावर इज इक्वल टू F वेक्टर इंटू S वेक्टर बाई टी. देखिए ये आपका फोर्स हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट है अपॉन टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है. ठीक है, इसलिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, पावर इक्वल टू F वेक्टर इंटू V वेक्टर. वेलोसिटी इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए एरो लगाया. तो यहां से एक और डिफिनेशन आपको मिल गया पावर का. क्या, पावर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी. ठीक है, ये भी एक डिफिनेशन हो गया. पावर इज डिफाइंड एज the product of force and velocity. जैसे अगर इस बॉडी पर एक फोर्स लगा और ये मूव किया, तो मूव किया तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, और यहां कुछ फोर्स लगा है, तो पावर सीधे निकल जाएगा प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू वेलोसिटी. ठीक है, और इससे आपका एक और यूनिट यहां निकल जाएगा. फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है. तो पावर का यूनिट न्यूटन मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं, और ये SI यूनिट लिखा गया है, तो एक्चुअल में ये किसके बराबर होगा, वॉट के बराबर होगा. ठीक है, तो ये एक दूसरा डिफिनेशन यहाँ पे हमने पावर का बताया कि पावर इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी. ठीक है, तो हम कुछ जो पावर के बारे में जाने उसको थोड़ा समरी करें, एक बार रिकैप करें क्या होगा. एक चीज हमने जाना, ऐसे मैं लिख दूं, पावर, पहली बात क्या बताया मैंने, इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क. यानी पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन टी. अच्छा, वर्क को कंपेयर कर लिया जाए इसके साथ. वर्क का क्या डिफिनेशन होगा, वर्क इज said to be done when force or its component produces displacement in its own direction. ठीक है, और वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा W इक्वल टू F वेक्टर इंटू S वेक्टर, या W इक्वल टू FS cos थीटा हो जाएगा. ठीक है ना, ये दोनों में एक डिफरेंस हो गया. दूसरा, इट इज टाइम इंडिपेंडेंट. इसमें टाइम का कोई रोल नहीं है, टाइम पे ये डिपेंड नहीं करता है. कहीं फॉर्मूला में आपको टाइम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है. तो वर्क इज टाइम इंडिपेंडेंट. पावर क्या होता है, पावर डिपेंड्स अपॉन टाइम. पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. ठीक है, आप देख सकते हैं कि पावर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी टाइम अगर बढ़ेगा तो पावर घटेगा. ठीक है ना, ज्यादा समय लग रहा है अगर काम करने में तो पावर कम होगा, कम समय में ज्यादा काम कर रहा है तो पावर ज्यादा होगा. ठीक है, तीसरी बात, यूनिट देख लीजिए. यूनिट क्या है, वर्क का यूनिट SI यूनिट क्या होता है, SI यूनिट क्या होता है, जूल होता है, और इसका SI यूनिट क्या होता है, जूल पर सेकेंड, दैट इज वॉट होता है. ठीक है, तो इस तरह से पावर और वर्क को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं. एक और फॉर्मूला भी आप यहां लिख दीजिएगा, पावर इक्वल टू F वेक्टर इंटू V वेक्टर. सो पावर इज ऑल्सो डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी. ठीक है,
तो इस तरह से वर्क और पावर का कंपैरिजन हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन जरा मैं आपको इससे रिलेटेड आपको बताता हूं एक। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा मुझे। क्वेश्चन ये है, ए बॉय ऑफ मास 55 kg runs up a flight of 40 stairs। ठीक है, each measuring 0.15 meter in 15 seconds। Calculate the work done and power generated। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में जो दिया हुआ है पहले देख लीजिए। ए बॉय ऑफ मास 55 kg, तो गिवन में आप नोट कर लीजिए, मास m इज इक्वल टू 55 kg, रन्स अप ए फ्लाइट ऑफ 40 स्टेयर, 40 सीढ़ी चढ़ रहा है वो। ठीक है, ऐसे चढ़ रहा है वो। टोटल कितनी सीढ़ियां हैं? 40 है, और सबका हाइट दिया हुआ है 0.15 मीटर। एक सीढ़ी का हाइट कितना है? 0.15 मीटर। ठीक है, इन 15 सेकेंड। तो टाइम मैं नोट कर दूं पहले, टाइम इज इक्वल टू 15 सेकेंड, और 0.15 मीटर एक सीढ़ी की ऊंचाई है, तो 40 सीढ़ी की कितनी हो जाएगी? वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ स्टेयर्स इनटू हाइट ऑफ 1 स्टेयर। एक सीढ़ी की लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, तो 40 इंटू 0.15 एसआई यूनिट है, तो कोई आपको चेंज करना नहीं है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हो जाएगा कितना? 6 मीटर आएगा ये। ठीक है, अब देख लीजिए, आपको मास मिल गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, या हाइट के फॉर्म में, डिस्प्लेसमेंट हाइट के फॉर्म में ऐसे। ठीक है, अभी एनर्जी तो मैंने बताया नहीं है, लेकिन यहाँ थोड़ा एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूं। क्वेश्चन आपने समझ ही लिया। ए बॉय ऑफ मास 55 kg, 55 kg का एक लड़का है जो 40 सीढ़ियां चढ़ रहा है, और एक सीढ़ी की लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है? 0.15 मीटर है, और टोटल उसको टाइम कितना लगा? 15 सेकेंड। तो आपको वर्क निकालना है और पावर निकालना है, तो मैंने वो चीज नोट कर दिया है, इसलिए मैं मिटा रहा हूं इसे। ठीक है, जगह कम है बोर्ड में, इसलिए करना पड़ रहा है। चलिए, अब देखिए, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसमें वर्क। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, F इंटू एस। अब फोर्स यहां कितना लगेगा? फोर्स यहां पर वेट के बराबर लगेगा। फोर्स जो होगा वेट के बराबर लगेगा, इंटू डिस्प्लेसमेंट। वेट कितना है आपका? वेट इज इक्वल टू m इंटू जी होता है। तो मास कितना है? 55। जी आपका 10 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने नोट नहीं किया था। इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 6। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 550 इंटू 6, 6 5 30, 0 3 33, 3300 न्यूटन मीटर, या इसी को आप कह सकते हैं जूल। ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। अब हम लोग आते हैं, क्या निकालना है? पावर। तो पावर इक्वल टू क्या होता है? पावर इक्वल टू होता है W अपॉन T। अब W आप निकाले हैं, 3300 अपॉन T कितना है? 15 सेकेंड।
5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 0, 3 2 2 0, यानी 220 वर्क का यूनिट जूल और इसका यूनिट सेकेंड, जूल पर सेकेंड, या इसी को लिखेंगे 220 वाट। ठीक है, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ थोड़ा एनर्जी मैंने बताया नहीं, यहाँ आगे वाले टॉपिक में और क्लियर करूंगा कि वर्क और एनर्जी जो होते हैं, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। तो ऐसे केस में वर्क कैसे निकालेंगे, जितना एनर्जी चेंज होगा तो mgh होगा। जब भी कोई बॉडी हाइट पे चढ़ता है, कोई भी चाहे ऑब्जेक्ट हो या खुद इंसान हो, अगर चढ़ रहा है कितना वर्क करेगा, उसके वेट को मल्टीप्लाई कर दीजिए डिस्प्लेसमेंट से। तो अगर आदमी चढ़ रहा है तो यही डिस्प्लेसमेंट हुआ, ऊंचाई जो हुआ। ठीक है, तो इसीलिए फोर्स बराबर वेट हो जाएगा इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट 40 सीढ़ियां चढ़ रहा था, एक सीढ़ी की ऊंचाई 0.15 मीटर थी, तो टोटल ये कितना आ गया आपका 6 मीटर आ गया। तो वही यहाँ पे किया गया। वेट इज इक्वल टू mg होता ही है, आप जानते हैं वेट इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास 55 kg दिया था, g की वैल्यू 10, 55 इंटू 10 हो गया और डिस्प्लेसमेंट 6 हो गया। तो इतना आपका वर्क कैलकुलेट होगा, वर्क को टाइम से डिवाइड कर दिएगा, पावर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, समझ आया ना। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टॉपिक एंड यू विल कंटिन्यू टू डू सच न्यूमेरिकल्स फ्रॉम योर बुक। ओके, और भी क्वेश्चन हम कराएंगे, लेकिन अभी एनर्जी का कॉन्सेप्ट जब हम बता देंगे तो उसके बाद और आगे क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल मैंने बताया कि ऐसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आप लोग करिएगा तो उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए फिजिक्स में थ्योरी भी पढ़ा जाता है कि जो इसका इक्वेशन होगा वो जानिए, यूनिट जानिए, यूनिट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करिए। हर टॉपिक से रिलेटेड अगर 2-2 3-3 न्यूमेरिकल डेली करिएगा तो एकाएक आपको 50 न्यूमेरिकल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना, अक्सर होता क्या, हम लोग पूरा लेसन कंप्लीट करते हैं फिर 50 न्यूमेरिकल करने बैठते हैं और हम लोग थक जाते हैं, हार जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जो टॉपिक पढ़िए उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बुक से करिए। तो डेली 4-5 न्यूमेरिकल करते करते एक दिन आप बहुत ज्यादा 50-60 न्यूमेरिकल चैप्टर के खत्म होने तक आप 40-50 न्यूमेरिकल कर चुके होंगे। ठीक है ना, और आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा अच्छा आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस चीज को फॉलो करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।